अगले साल 2025 में 13 जनवरी आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और इसकी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन उससे पहले इस महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर धर्म युद्ध छिड़ गया है। इस बीच महाकुंभ की तैयारियों के लिए सीएम योगी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, सीएम योगी के साथ अखाड़ा परिषद की बैठक और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं। महाकुंभ को लेकर साधु संतों की मांग है, पहचान के लिए आधार कार्ड जरूरी हो, ये उनकी मांग रखी गई है। कुछ मुसलमान संत बनकर घूम रहे हैं, संतों की सुरक्षा के लिए पहचान पत्र जरूरी होना चाहिए। तो डर की आशंका है, इस बात के लिए साधु संतों ने मांग रखी है कि पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड जरूरी है। और एक आशंका जाहिर की है कि कुछ मुस्लिम संत बनकर घूम रहे हैं, इसलिए उन्हें रोका जाना चाहिए। संतों की सुरक्षा के लिए ये बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग चल रही है, लगातार मंथन चल रहा है। महाकुंभ की तैयारियां क्या होंगी, इसको लेकर आगे सुनिश्चित किया जाएगा प्रशासन की ओर से। और दूसरी तरफ आधार कार्ड के आधार पर ही एंट्री मिले, ये संतों की मांग की जा रही है। देखा होगा, जब भी कहीं मेला होता है, कुंभ पर्व होता है, और ये छोटा मोटा तो कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है। और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, ताकि उसकी जांच हो और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सभी सुरक्षित हो सके। बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान का गुलदस्ता मुकम्मल नहीं होता। और इस भारत की खूबसूरती यही है, यहाँ सब लोग मिलीजुली तहजीब भाईचारे के साथ में रहते हैं। मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और महाकुंभ विवाद क्या है, ये आपको बताते हैं। अखाड़ा परिषद का दावा है कि कुछ मुस्लिम संत बनकर घूम रहे हैं। हरिद्वार में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। वहीं साधु संतों की सुरक्षा को लेकर के चिंता है। साधुओं की मांग है कि आने वाले हर शख्स के लिए आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। मेला प्रशासन और सरकार सतर्क रहे। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने क्या कहा है, ये भी जानिए। महाकुंभ को लेकर साधु संतों का हैरान करने वाला बयान है, ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सभी धर्मों में सद्भावना हिंदुस्तान की खूबसूरती है, धर्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू समाज को एकजुट होना होगा, यह कहा गया है। जाति, भाषा, क्षेत्रवाद के मतभेद को भुलाना होगा और साथ ही भारत हिंदू राष्ट्र, एकजुट हो हिंदू, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है। राजस्थान के बरन नगर में आरएसएस के कार्यक्रम में यह बयान मोहन भागवत की तरफ से दिया गया। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। आनंद, क्या जानकारी, ये जो बयान दिया गया इस बारे में? देखिए, लंबे समय से आरएसएस जो है वो इस दिशा में काम करता है कि कैसे हिंदू सोसाइटी जो है उसको एकजुट किया जाए, और तमाम अलग अलग कार्यक्रम संघ अपने स्तर पर चलाता भी रहता है। बहुत पहले संघ ने कार्यक्रम शुरू किया था कि जो जाति व्यवस्था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने कहा था कि एक ही शमशान हो, एक ही कुआं हो, यानी कि गाँव में अगर कोई कुआं है, कोई मंदिर है, तो वहाँ सभी जातियों के लोग जाए, ताकि हिंदू सोसाइटी जो अलग अलग जातियों में विभाजित है उसको एक किया जाए। और बार बार जो संघ की तरफ से मोहन भागवत हो या संघ के दूसरे नंबर पे जो नेता हो, वो बार बार ये कहते रहे कि अगर हिंदू समाज एकजुट रहेगा तो किसी भी चैलेंज को वो पार किया जा सकता है। और जिस वक्त अलग अलग डिफरेंसेस समाज में आ गई है, उसको लेकर ऐसे बार बार कदम उठाए जाते हैं संघ की तरफ से। और आज जो हालात है, आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको थोड़ा पॉलिटिकली भी अगर जोड़े, तो जिस तरह से जातियों में समाज बटा हुआ है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति कर रही है, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। तो इनके बयान को इससे भी जोड़ा जा सकता है कि जिस तरह से अब हाल के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न था, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर संघ बार बार मुखर रहा है और कहता रहा कि हिंदू समाज जो है, हिंदू सोसाइटी है, उसको जाति में नहीं बंटना है, उसको एक कॉज को लेकर हिंदू सोसाइटी को हमेशा एकजुट रहना है। जी, शुक्रिया आपका आनंद पांडे इस पूरी जानकारी के लिए।
और मुंबई से खबर है, मुंबई के मलाड इलाके में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों की कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। एक फ्लाईओवर और एक स्कूल के उद्घाटन का श्रेय लेने की होड़ मच गई। मलाड में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। दरअसल केंद्रीय मंत्री और सांसद पीयूष गोयल आज मलाड में बीएमसी स्कूल का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय विधायक असलम शेख का दावा है कि यह स्कूल उनके प्रयास से बना है, उनका योगदान है और उनसे यह हक छीना जा रहा है। इसी इलाके में एक फ्लाईओवर का भी निर्माण हुआ है, उसका भी उद्घाटन पीयूष गोयल के हाथों होना है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राजीव सिंह, उनसे बात करते हैं। राजीव, पूरा मामला तो हमने समझ लिया, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या स्थिति? हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो दोनों ही पार्टी के समर्थकों को हटाने का काम कर रही है। हाथापाई धक्का मुक्की की नौबत आ गई। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले की स्थिति ऐसी थी कि दोनों ही कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। बाद में पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। पुलिस के साथ में कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने उन तमाम लोगों को हटा दिया। दरअसल जो मलाड मालवनी इलाके में महानगर पालिका द्वारा बनाया गया स्कूल है, हालांकि वो पिछले 1 साल से चल रहा था, लेकिन अधूरा निर्माण कार्य था, उसको पूरा किया गया पीयूष गोयल के संसदीय कार्यकाल में, और उसके बाद में उसका एक दोबारा उद्घाटन करने के लिए पीयूष गोयल वहां पर जा रहे थे। वही दूसरी तरफ एक फ्लाईओवर है, मिड चौकी जो इलाका है उसके वहां बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन होना है। अब असलम शेख जो स्थानीय विधायक है, चूंकि वो कांग्रेस से आते हैं, उनका कहना है कि स्कूल का उद्घाटन पहले हो चुका है, दोबारा सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वहां पर इकट्ठा हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्ष के कार्यकर्ताओं को हटा दिया है, बीच बचाव किया, धक्का मुक्की जरूर हुई। शुक्रिया आपका राजीव, पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल वहां पर स्थिति काबू में है, देख सकते हैं आप। पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाया गया है। और एक और बड़ा मामला दिल्ली से। दिल्ली के शाहदरा में रामलीला के दौरान एक कलाकार की, एक आर्टिस्ट की मौत हो गई। कलाकार राम का रोल निभा रहे थे। राम का रोल निभाने वाले कलाकार का नाम सुशील कौशिक था, जिनकी उम्र 45 साल थी। शाहदरा में हर साल भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस बार भी रामलीला का आयोजन किया गया। कल रात रामलीला का मंचन हो रहा था। मंच पर तमाम कलाकार नजर आ रहे हैं। तभी अचानक सुशील अपने दिल पर हाथ रखते और मंच के पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुशील कौशिक विश्वकर्मा नगर इलाके के रहने वाले थे। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे। हर साल रामलीला में रोल अदा करते थे। अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में दिल के मरीज बढ़े हैं। लोगों को राह चलते नाचते समय जिम में वर्कआउट के दौरान दिल के दौरे पड़ रहे हैं। पिछले महीने गुजरात के वलसाड में एक होटल में 5 साल के बेटे की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में परिवार के सदस्य और रिश्तेदार गाने की लय पर थिरक रहे थे। तस्वीरें खींची जा रही थी, बच्चे खेल रहे थे। तभी यामिनी बेन ने अपना सिर अपने पति के कंधे पर रख दिया और मंच से नीचे गिर गई। बर्थडे पार्टी मनाते वक्त दिल का दौरा पड़ने से मां बेहोश हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हार्ट अटैक से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक बस ड्राइवर था। दुनिया से जाते जाते भी उन्होंने कई लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया। कैसे, आप देखिए। बस चालक को चलती बस में हार्ट अटैक आया, लेकिन उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए गाड़ी को सड़क किनारे रोका और फिर स्टीयरिंग पर ही दम तोड़ दिया। ड्राइवर की जिंदा दिली देख सभी यात्रियों की आंखें भर आई। बस किशनगंज से पटना जा रही थी। मृतक चालक की पहचान पटना जिले के मीठापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना नेपाली के रूप में हुई है। घटना मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के बलिया की है। बस में 30 यात्री सवार थे। बस को खड़ा देखे पास गए तो मालूम हुआ कि उसे चालक का स्थिति गंभीर है। कुछ लोग उसको पानी में छिटा डाल रहे थे। कुछ ही देर में चालक की मृत्यु होगी। हार्ट अटैक से पता चला कि हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहाँ हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात कश्मीर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद तमाम पुलिस अधिकारी और साथियों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह, उनकी एक हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। तो हमारी सहानुभूति है उनके पूरे परिवार के साथ। तो यहाँ पे की गई है, श्रद्धांजलि दी गई है। जी, अभी श्रद्धांजलि हमारे एसएसपी पुंछ साहब भी आए थे। अभी श्रद्धांजलि यहाँ पे देके उनको हमने विदा किया है घर के लिए। फैमिली मेंबर्स घर पे होंगे। यहाँ पे हमारा पुलिस एस्कॉर्ट उनको लेकर गए हैं। लखनऊ के सरकारी स्कूल में राजमा चावल खाने के बाद 16 छात्राएं बीमार हो गई और इसके बाद सभी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया।
लखनऊ में मेस का खराब राजमा चावल खाने से 16 छात्राओं की हालत बिगड़ गई। लगातार उल्टियां होने लगी, कई छात्राएं बेहोश हो गईं। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां हालत बिगड़ी तो सभी को जिला स्तरीय अस्पताल रेफर किया गया। घटना लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की है। फिलहाल सभी छात्राओं की हालत कंट्रोल बताई जा रही है। देर रात जिले के अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर छात्राओं का हालचाल जाना। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक सभी बच्चों ने रात के खाने में राजमा चावल खाया था। इसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई, सभी को उल्टियां होने लगी। फिलहाल सबका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सभी की हालत खतरे से बाहर है। वहीं सीडीओ लखनऊ ने भी रामसागर मिश्र हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चियों का हाल जाना, साथ ही मामले की जांच का भी भरोसा दिया। और महाराष्ट्र के लातूर में पूरनमाल लाहौटी हॉस्टल में खाना खाने से करीब 60 लड़कियों की तबीयत बेहद खराब हो गई। इसके बाद सभी बीमार छात्राओं को अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि सभी छात्राओं की तबीयत स्थिर है, सभी का फिलहाल इलाज चल रहा है। अस्पताल के मुताबिक रात के 9 बजे बीमार छात्राओं का अस्पताल आने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके तुरंत बाद ही सभी का इलाज शुरू किया गया। कुछ छात्राएं अभी भी भर्ती हैं, वहीं कई छात्राओं को वापस हॉस्टल भेज दिया गया है। वहीं छात्राओं का कहना है कि खाने में छिपकली निकली थी। कलेक्टर ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। हॉस्टल में 324 छात्राएं रहती हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे छात्रों ने चावल, चपाती, भिंडी की सब्जी और दाल पी थी। 8:30 बजे तक उनमें से कई छात्राओं को बेचैनी महसूस होने लगी और कुछ छात्रों को उल्टी होने लगी। लगभग 55-60 गर्ल्स यहाँ पे आई हुई है, लेकिन उसमें से 2 या 3 गर्ल्स को ही वोमिटिंग का प्रॉब्लम है। बाकी नॉजिया वगैरह माइनर सिम्टम्स के साथ यहाँ आई हुई है। अभी उनको थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रख के घर भेज दिया जाएगा और पूरी डॉक्टर उनकी टीम जो जरूरी ट्रीटमेंट है वो करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। कर्नाटक में लापता हुए पूर्व विधायक के भाई मुमताज अली की तलाश जारी है। पुलिस को शक है कि वो ब्रिज से नदी में कूद गए। कर्नाटक में पूर्व कांग्रेस विधायक फारूक मोहिनुद्दीन के भाई मुमताज अली अपनी BMW कार से रात 3 बजे घर से निकले। कुछ देर शहर में घूमते रहे, उसके बाद उनकी कार मंगलुरु के कोल्लूर ब्रिज के पास मिली। पुलिस को शक है कि पेशे से बिजनेसमैन मुमताज नदी में गिर गए हैं, लिहाजा आनन फानन में गोताखोरों के साथ SDRF की टीम लगाई गई और नदी में तलाश शुरू कर दी गई। Now we have started the investigation. Right now SDRF and Coast Guard and teams are searching the river and trying to find out whether he has jumped from the river or if any body is there or not, and further investigation is on the way. मुमताज अपनी कार से ब्रिज के किनारे करीब सुबह 5 बजे पहुंचे। मुमताज की बेटी ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। उनकी कार में डेंट के निशान भी हैं। पुलिस को शक है कि वो या किसी हादसे का शिकार हुए हैं या खुद ब्रिज से नदी में कूद गए। फिलहाल लापता मुमताज की तलाश चल रही है। शिमला से खबर। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को ऊपर के 3 मंजिल को ढहाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए 2 महीने का वक्त भी दिया है। संजौली मस्जिद विवाद में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने इस मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाने का आदेश दिया था, यानी अब इस मस्जिद के 3 मंजिल ढांचे को तोड़ा जाएगा। अदालत ने कहा है कि मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ऊपर के 3 मंजिलों को अपने खर्चे पर खुद तोड़े। इसके लिए अदालत ने 2 महीने का वक्त दिया है। जो टॉप की 3 मंजिलें थी, जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। इस बीच इस मामले में एक थर्ड पार्टी ने कोर्ट में अपील की थी। लोकल रेजिडेंट्स के वकील ने अदालत में दलीलें पेश की, लेकिन कमिश्नर ने थर्ड पार्टी मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामला अवैध निर्माण का है, जिसमें पहले ही वक्फ बोर्ड पार्टी है, इसलिए थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बाकी फ्लोर को लेकर अगली सुनवाई होगी। ये तोड़ा जाएगा या नहीं, इस पर अदालत फैसला लेगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 गौ तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। एक गौ तस्कर जवाबी कार्रवाई में घायल भी हुआ है। गौ तस्कर गुलशेर के पैर में गोली लगी है। देखिए पूरी खबर।
तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गांव सरसवा के पास गौ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मुठभेड़ में कुख्यात गौ तस्कर गुलशेर के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहराइच खमरिया रोड पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को एसएचओ खमरिया द्वारा रोका गया। वो रोकने पर रुकी नहीं, जिस पर एसएचओ खमरिया द्वारा एसएचओ धौरारा की टीम के साथ घेरा तो वो रेहुआ से सरसवा की तरफ मुड़ गई, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश गुलशेर घायल हुआ एवं उसका एक साथी वकील अहमद गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तस्करों से गाड़ी और भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया। पुलिस ने बताया कि गुलशेर ने 2 दिन पहले खमरिया और धौरहरा में गौकशी की थी। इसके लिए बाहरी बदमाशों को बरेली और शाहजहांपुर से बुलाया गया था। पुलिस ने अब फरार तस्करों की तलाश में जुटी है। तस्करों की गुप्त सूचना मिलने पर खमरिया और धौरहरा पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी करते हुए इन्हें घेर लिया, जिस पर चेतावनी के दौरान गो तस्करों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। एनकाउंटर के दौरान गोली तस्कर गुलशेर के पैर में लगी। आगे बढ़ेंगे। हाई बॉक्स ऐप के जरिए फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद अब अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को नोटिस दिया गया है। रिया को 9 अक्टूबर को सवालों का जवाब देना है। हिबॉक्स ऐप के जरिए फ्रॉड का खुलासा होने के बाद अब जांच एजेंसी के रडार पर वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इसे प्रमोट किया था। दिल्ली पुलिस ने इसी सिलसिले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। रिया को 9 अक्टूबर को विज्ञापन के जरिए निवेशकों को ऐप में निवेश करने के लिए मोटिवेट किया था। इस मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव समेत कई अन्य लोगों को भी नोटिस दिया जा चुका है। ठगों का ये गिरोह फर्जी हिबॉक्स ऐप के जरिए निवेश करने वालों को गारंटेड रिटर्न देने का दावा करते थे। IFSO यूनिट के मुताबिक 500 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड। हिबॉक्स से जुड़ी अब तक कुल 151 शिकायतें। 16 अगस्त 2024 को IFSO यूनिट को 29 पीड़ितों की शिकायतें मिली। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी के 4 बैंक खातों से 18 करोड़ रुपए जब्त किए गए। लगभग 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई। हिबॉक्स मोबाइल ऐप के जरिए 30,000 लोगों को ठगा गया। और देखिए, लखीमपुर से खबर है। लखीमपुर खीरी में पुलिस पर पथराव हुआ है। तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत हो गई थी, इसके बाद लोगों में गुस्सा है। लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि तेंदुए के हमले में जो कि बच्चा अपने पिता के साथ था, तेंदुआ बच्चे पर हमला करता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। विपिन, क्या हालात बने वहां पर? देखिए करुणा, बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 3 घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसमें 2 घटनाएं तेंदुए के हमले से जुड़ी हुई है और एक घटना भेड़िए के हमले से जुड़ी हुई है। इसमें पहली जो घटना हुई थी, तेंदुए ने 12 साल के बच्चे को उठा ले गया और जान से मारकर उसके शव को शत-विशत कर दिया। और इसके अलावा दूसरी घटना जो हुई है वो आज सुबह हुई है। तेंदुए ने एक बार फिर हमला किया है और इसी 24 घंटे में भेड़िए ने एक 4 साल की बच्ची को घर से उठा ले गया। तो ये 3 घटनाएं हुई हैं और इन तीनों घटनाओं को लेकर लखीमपुर में हालात बहुत ज्यादा तनावग्रस्त बने हुए हैं। इस बीच तमाम जो लखीमपुर के किसान हैं और आम लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और सड़क पर उतर के पथराव कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जानवरों के हमले से ना तो वो अपने घर में सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं और ना ही वो अपने खेतों में सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। और आए दिन ये हमले हो रहे हैं, लिहाजा वो सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विपिन। और उत्तर प्रदेश की बादा की रहने वाली शहजादी को दुबई में फांसी होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उसकी फांसी पर रोक लगा दी गई। देखिए पूरी खबर। भारत सरकार के प्रयास से फिलहाल शहजादी की फांसी टल गई है। शहजादी के पिता शब्बीर के अनुसार भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी उनकी बेटी से जेल में मिलने गए थे, जिसके बाद भारत सरकार ने शहजादी को अपना वकील दिया, जिसके बाद नए सिरे से कोर्ट में अपील की गई है। साथ ही शहजादी को ये भी आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी घर वापसी हो जाएगी। मेरी लड़की फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोगों को परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। दरअसल बांदा की शहजादी उजैर नाम के लड़के के कहने पर दुबई गई थी। वहां वो आगरा के रहने वाले कपल फैज और नादिया के घर पर काम करती थी और उनके 4 साल के बच्चे की देखभाल भी करती थी। लेकिन एक दिन अचानक बच्चे की तबीयत काफी खराब हो गई और फिर उसकी जान चली गई। बच्चे की मौत के बाद माँ बाप ने शहजादी पर बच्चे के कत्ल का इल्जाम लगा दिया और कोर्ट ने शहजादी को फांसी की सजा सुना दी।
और दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पिटाई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिटाई का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। फुटपाथ पर सो रहे रामफल को पता भी नहीं था कि उसकी नींद में खलल पड़ने वाली है और उस पर हमला होने वाला है। सड़क के किनारे सो रहे रामफल जब लाठी बरसना शुरू हुआ तो वो होश में आया। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। आरोपी उस पर दनादन डंडे बरसा रहा था और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। आरोपी आर्यन अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आया। फुटपाथ पर चादर ओढ़कर सो रहे शख्स की पहचान करने के बाद उस पर हमला कर दिया। 52 सेकंड के इस वीडियो में आरोपी रामफल को मारने पीटने के बाद लौटने लगता है, लेकिन अगले पल फिर लौटता है और डंडे बरसाने लगता है। जब उसका दिल भर जाता है तो अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर फरार हो जाता है। मामला दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके का है, जहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि खुले में यूरिन करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और बदला लेने के लिए आर्यन सुबह सुबह आया और रामफल की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी आर्यन को गिरफ्तार किया गया, फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आर्यन और रामफल मॉडल टाउन इलाके में ही रहते हैं। लखनऊ से खबर है, रिटायर्ड आर्मी के साथ पड़ोसियों ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों के लोग आपस में उलझे। मारपीट के दौरान जमकर गाली गलौज हुई है। राजधानी के पौष इलाके माने जाने वाले आशियाना में एक रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी पर हमला किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रिटायर्ड फौजी का आरोप है कि हमलावरों ने रेजिडेंशियल इलाके में आईटी सेक्टर का ऑफिस खोल रखा है और पूरे मोहल्ले को पार्किंग में तब्दील कर दिया। इससे दिन भर मोहल्ले में अराजकता का माहौल बना रहता है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आधा दर्जन से अधिक युवकों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। घटना के दौरान रिटायर्ड आर्मी का परिवार भी मारपीट करते हुए देखा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि किसी भी पक्ष की तरफ से अभी कोई शिकायत नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी दोनों पक्षों में कहासुनी होती रही। मुंबई के चेंबूर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। भीषण अग्निकांड में 7 लोगों की मौत हो गई है। चेंबूर के सिद्धार्थ कॉलोनी में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और उसके ऊपर बने फ्लोर पर रह रहे परिवार के 5 लोग झुलस गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू नहीं किया जा सका। मुंबई पुलिस भी मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया गया है। दरअसल आग लगते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम में धमाके हुए। मुंबई पुलिस के अनुसार घटना आज सुबह करीब 5:15 बजे की है। ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से इलेक्ट्रिक सामान में आग लग गई, जिससे धमाके होने से आग ऊपर वाले फ्लोर में भी फैल गई। आग लगने से 2 मंजिला इमारत धू-धू कर जलने लगी। आग की विकराल लपटें देखकर पड़ोसी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन अंदर जाने का एक ही रास्ता होने के कारण वे भी मकान में एंट्री नहीं कर पाए। इस वजह से अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में परेशानी आई और उनकी मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने में पति पत्नी, 2 बच्चे और उनका एक रिश्तेदार शामिल है। वहीं मुंबई के शिवड़ी इलाके से भी अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई हैं। आप ये रिपोर्ट देखें। आग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निकांड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग की लपटों को साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि आग भारत इंडस्ट्रियल एस्टेट के केमिकल कंपनी में लगी थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुई। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया है कि आग लगने के दौरान कंपनी में कई बार धमाके भी हुए। दमकल विभाग के अनुसार करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग को बुझाने के बाद कूलिंग का कार्य किया गया। आग लगने की वजह की अभी जांच की जा रही है। तो यहाँ पे 9:30 बजे दूसरा माला तीसरा माले पे आग लग गई। पहले सब लोग को लगा कि एक छोटी आग है करके, लेकिन ये सिलेंडर का जो सिलेंडर थे अंदर, वो सिलेंडर का स्फोट होने के बाद ये आग सब जगह बढ़ती गई और बाद में फिर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई, तो फायर ब्रिगेड के गाड़ी से 3 जगह से फायर फाइटिंग किया। एक भारत इंडस्ट्री से, पीछे अशोका गार्डन के यहाँ से, और अभी कंट्रोल में आ गई है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर है, लालसोट शहर से डंपर बेकाबू हो गया है। खबर सामने आ रही है, कई बाइक सवारों और राहगीरों को कुचल डाला। डंपर के नीचे से निकाले गए 4 शव। घटना के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। भारी वाहन की नो एंट्री होने के बावजूद शहर में घुसा था डंपर।
और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है, कुछ बोल रहे हैं वो, सीधे रुक इनकी सरकार 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या करा तुमने कि हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा? पता है आप लोगों को, आपकी रिश्तेदारियां होंगी गांव में। मैं गया था, अभी पूरे हरियाणा में घूम रहा था, मैं चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था। भाजपा वालों को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। तो डबल इंजन की सरकार तुम्हारी हरियाणा में बनाई थी, ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने कि हरियाणा वाले अब तुमको दुत्कार के भगा रहे हैं अपने अपने गांव से? उत्तर प्रदेश में 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। कुछ तो गड़बड़ करी होगी तुमने कि आधी सीट रह गई तुम्हारी लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से। क्या गड़बड़ करी तुम्हारी डबल इंजन ने? मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार है, 7 साल से जल रहा है मणिपुर, पिछले 2 साल से जल रहा है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए कि मणिपुर बना दे हर राज्य को? तो अगर ये आए आपके पास और कहें डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो बोलना बिल्कुल नहीं बनानी डबल इंजन की सरकार, थक गया ये देश डबल इंजन की सरकार से। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। मोदी जी के एक दोस्त हैं, नाम पता है सब लोगों को, एक ही कहते हैं मोदी जी कहीं भी विदेश जाते हैं, उनके पीछे पीछे वो जाता है और उनके लिए ठेके इकट्ठे करके लाते हैं। देश में जितने काम है सारे उनको दे रहे हैं, केंद्र सरकार में जितने ठेके हैं सारे उसको मिलते हैं। कौन है? तो डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि केंद्र के तो सारे ठेके दे दिए, अब राज्यों के ठेके भी देने हैं उनको, इसलिए इनको डबल इंजन की, डबल लूट की सरकार चाहिए इन लोगों को। अभी आएंगे आपके घर में, आएंगे चुनाव में और कहेंगे जो जो केजरीवाल ने किया वो सारा काम हम करेंगे। अभी कह रहे हैं, ये जा रहे हैं जगह जगह, जो जो केजरीवाल ने किया सारा काम हम करेंगे। तो उनको कहना फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, केजरीवाल है ही हमारे सारे काम करने के लिए, फिर इनकी क्या जरूरत है? चलो इनको एक मौका देते हैं, इनसे ये पूछना, केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो, एक राज्य बता दो। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो? इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे, इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे? गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, एक स्कूल दिखा दो। मैं गुजरात गया था प्रचार करने के लिए पिछली बार 2 साल पहले, एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा। गरीबों की शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक काम बता देंगे, एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे, अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे, 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो,
फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है, आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, दोस्तों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं दिल्ली में, बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर, अखबारों में तो 2-4 खबरें छपती हैं, गांव देहात दिल्ली का है जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया, इतना अपराध हो गया। मैं लेके आया हूं आज खूब सारे। 4 अक्टूबर को खड्डा कॉलोनी दक्षिण दिल्ली जैतपुर में नीमा हॉस्पिटल में एक 49 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के। 30 सितंबर को उत्तर नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमनजीत सिंह की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को गुलाबी बाग में 4 किलो सोना 3.5 करोड़ का लूट के भाग गए। 28 सितंबर को नारायण विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई, एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का, उसके ऊपर 20 राउंड गोलियां चलाई। 28 सितंबर को ही महिपालपुर में एक होटल के अंदर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को ही नांगलोई में 2 लोगों ने 3 या 4 राउंड एक दुकान के, ये कई सारे हैं, ये कोई अंत नहीं है, मैं खूब सारे लेके आया हूं। ये जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहा है, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तो वो है जो अखबारों में छप रही हैं, ये तो वो है जिसमें एफआईआर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास जाती नहीं है या पुलिस एफआईआर ही नहीं करती? कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर, आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है। क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी? क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है, बस ये करती है। उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो, वो तो इनसे संभलती नहीं। जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं, लेकिन वो दिल्ली सरकार के काम, वो बस मार्शल रोकने की कोशिश करते हैं। बसों के अंदर इनको क्या पता बसों में कैसे यात्रा होती है। राजनीति में आने के पहले मैं 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में रहा था, बसों में रोज आया जाया करता था। बसों में 10 साल तक दिल्ली की बसों में मैंने भी खाद छानी है, मुझे पता है कि दिल्ली की बसों में क्या व्यवस्था होती है। एक महिला जब दिल्ली की बस में चढ़ती है, अगर उसे बैठने को सीट ना मिले तो मैं जानता हूं उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इधर से कोई छेड़ता है, उधर से कोई छेड़ता है, इधर से कोई उसको तंग करता है। किस तरह से दिल्ली की बसों के अंदर जेब कतरे काम करते हैं, किस तरह से अपराध होते हैं। जब हमारी सरकार बनी, हमने दिल्ली में बस मार्शल नियुक्त किए। बस मार्शल जब से नियुक्त किए, मेरे को चारों तरफ से पता चलने लगा महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर किसी बस के अंदर कोई मनचला, कोई गलत आदमी किसी महिला को छेड़ता था, वो जोर से शोर मचाती थी, बस मार्शल उसको तुरंत आके दबोच लेते थे और उसको पुलिस थाने ले जाते थे। कितने ऐसे मौके हैं, मेरे को पता है हमारे बस मार्शलों ने कितने अपराध रोके हैं, कितने जेब कतरे पकड़े हैं। एक बार तो एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको किडनैप करके ले जा रहे थे कुछ लोग। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। बस मार्शल को शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। वो एक स्टॉप पे उतरा, एक आदमी उस बच्चे को लेके, वो बस मार्शल उसके पीछे पीछे उतर गया और उसको रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा किया। तब पता चला वो बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। हमारे बस मार्शल ने उस किडनैपर को पकड़ के और उसको, बच्चे को अपने माँ बाप को लौटाया। अरे तुमसे तो नहीं संभल रही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। अगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको तो मत रोको यार। अगर हमने दिल्ली की बसों में सुरक्षित व्यवस्था ठीक की थी
तुम्हें ये पूरी दिल्ली के अंदर करनी चाहिए थी, तुमने बसों के अंदर भी बंद कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इन्होंने बस मार्शल 1 साल हो गया दिल्ली के अंदर बंद किए हुए। 3-4 बार तो मैं दिल्ली के एलजी के पास होके आया, मैंने दिल्ली के एलजी के पैर पकड़े, मैंने कहा ये बस मार्शल बंद मत करो। एक तरफ इन्होंने दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को सुरक्षित कर दिया, यात्रियों को सुरक्षित कर दिया, दूसरी तरफ ये बस मार्शल कौन है? ये गरीब बच्चे हैं बेचारे, 15-15 हजार रुपए मिलते हैं इनको महीने के। अरे 15 हजार रुपए में आजकल कौन नौकरी करता है? गरीब आदमी तो नौकरी करता है। कोई इनका बीजेपी के नेताओं का बच्चा तो नौकरी नहीं करता बस मार्शल की, गरीब आदमी तो नौकरी करता है। बहन जी गलत तो नहीं कह रहा? गरीब आदमी तो नौकरी करता है। इन 10,000 बस मार्शल की नौकरी छीन ली इन लोगों ने। और कितनी नौटंकी कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कैबिनेट नोट पास नहीं किया, कभी कहते हैं फलाना नोट पास नहीं किया, तो ये नहीं किया। कल हमारी सारी कैबिनेट बैठ गई इनके साथ, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, ये हमारे सारे मंत्री बैठ गए। बोले बताओ कहां साइन करने हैं? बोले कैबिनेट नोट पास करो। इन्होंने कैबिनेट नोट बना दिया। कल ये सारे दिल्ली के सामने, सारे देश के सामने ये नंगे हो गए ये लोग। इसका मतलब इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। ये गरीबों के खिलाफ हैं ये लोग, ये गरीब विरोधी हैं। मेरे को पता चला जब मैं जेल में था, इन्होंने 500 डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए अस्पतालों से। गरीब डेटा, जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, खिड़की पे जाते हो, जो आपकी पर्ची बनाता है,